हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं दिसंबर 2019 के सीटेट का पेपर सॉल्यूशन, जिसमें से सीडीपी के 30 क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इनके जो आंसर है ऐसा क्यों हुआ, वो सब हम डिटेल से पहले के वीडियो में कर चुके हैं। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अब हम कर रहे हैं ईवीएस के क्वेश्चन आंसर, जिसमें से 15 क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। आज हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी 16 नंबर क्वेश्चन से आज की वीडियो में हम वो करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और वीडियो स्किप ना करके वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो क्वेश्चन नंबर 16 से। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है हमारे पास में? निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन कि शिक्षक के लिए एक वांछनीय गतिविधि है। वांछनीय क्या हो जाएगी, यानी एक शिक्षक को क्या करना चाहिए क्लास में पर्यावरण अध्ययन करवाते समय, ये हमसे पूछा गया है। तो ऑप्शन क्या है इसमें? विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना, यानी जो विभिन्न कक्षाएं हैं, यानी जैसे हमारी पर्यावरण की होगी, मैथ की, हिंदी की, यानी हर प्रकार की जो कक्षाएं हैं उनके जो पहलू है, यानी ऐसा क्यों पढ़ते हैं, किस लिए पढ़ते हैं, उनको संबोधित करना। ये तो एक अच्छी गतिविधि है। एक शिक्षक ऐसा करेगा तो बच्चे के समझ में आएगा, एक दूसरे से संबंधित करके वो अच्छे से उस चीज को सीख पाएगा। तो ये वाली बात तो ठीक है। बाकी आगे क्वेश्चन जो ऑप्शन है वो भी हम देख लेते हैं। पर्यावरण अध्ययन की अवधारणा से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं को बच्चों को देने के लिए प्रेरित करना, यानी जो पर्यावरण अध्ययन शिक्षक करवा रहा है उससे संबंधित जो अवधारणा या जो कंसेप्ट है उनसे संबंधित सिर्फ सूचनाएं देना। क्या ये एक सही गतिविधि है? सूचनाएं न देकर उनको बच्चों को खुद से सीखने के लिए बोलना, ये ठीक होगा। सूचनाएं अगर टीचर दे देगा तो बच्चा मतलब एक जिज्ञासा नहीं रहेगी उसके मन में ऐसे करने के लिए। अगर वो खुद से करेगा तो उसके प्रति उसकी जिज्ञासा बढ़ेगी। तो ये वाली बात वैसे तो ठीक है पर कम है। पर्यावरण अध्ययन के 6 प्रकरणों का रेखीय आयोजन करना, या सिर्फ इसमें क्या पूछा है? 6 प्रकरण है उनका आयोजन कर दो और बच्चों को पढ़ा दो कि ये पर्यावरण अध्ययन है, ऐसा कुछ करके। ये वाली बात तो गलत ही लग रही है। केवल पाठ्य पुस्तकों सिर्फ पाठ्य पुस्तकों पर आश्रित रहने से क्या बच्चा पर्यावरण अध्ययन अच्छे से कर पाएगा? नहीं। तो इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है वो ही ठीक है। जो विभिन्न कक्षाओं की जो बहुसांस्कृतिक पहलू है उसको हर हर पहलू को अच्छे से समझाना, यानी उसके बारे में बताना, वो एक शिक्षक के लिए जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के द्वारा ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण है? यानी जो नीचे हमें दिए गए हैं कुछ टॉपिक या बिंदु दिए गए हैं, उनमें से देखना है कि बच्चे को ज्ञान के निर्माण के लिए इनमें से क्या करवाना जरूरी है, वो हमसे पूछा गया है। तो क्या करवाना जरूरी है इसमें से? बच्चों का सक्रिय भाग लेना। ये वाली बात तो ठीक है, बच्चा सक्रिय रूप से उस चीज में भाग लेगा तभी वो अच्छे से कर पाएगा। ठीक है, ये वाली बात तो ठीक है, यानी ए ऑप्शन तो ठीक लग रहा है। बी क्या है? बच्चों के समुदाय के सदस्य, यानी बच्चों को उस समुदाय का सदस्य बना देना। ये भी ठीक है। अगर बच्चा उस समुदाय का मतलब सदस्य बन जाएगा, उस समुदाय में रहेगा, यानी जो ग्रुप बनाया है बच्चों का, उस ग्रुप में रह के वो सीखेगा, यानी अपने सहपाठियों के साथ रह के कि कौन कैसे क्या क्या करता है वो सब सीखेगा। तो ये वाली बात भी ठीक है, यानी ए भी ठीक लग रहा है और बी भी ठीक लग रहा है। 3 नंबर पे क्या है? पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकें। क्या जो पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकें हमारे पास में, उन पे उनके द्वारा बच्चों का ज्ञान बढ़ाया जा सकता है। तो पुस्तकें जरूरी तो है ही, उन्हीं से देख के बच्चे को हम बोलेंगे कि ऐसा करो ये करो, यानी एक बच्चे के विकास के लिए पाठ्य पुस्तकें भी जरूर, पर सिर्फ उन पर निर्भर रहना जरूरी नहीं है। वो सहयोग तो करती है पाठ्य पुस्तकें पर बच्चे के ज्ञान बढ़ाने में। ये वाली बात भी ठीक है। 4 नंबर क्या? पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में दी गई व्याख्या और परिभाषा। क्या सिर्फ जो पर्यावरण अध्ययन की जो पाठ्य पुस्तक है उसमें जो व्याख्या दी गई, यानी जो कंसेप्ट दिए हैं उनको बताया गया है और उनसे रिलेटेड जो परिभाषाएं हैं सिर्फ वो पढ़ाना क्या सही है? नहीं, ये वाली बात थोड़ी गलत है। ए बी और सी तो ठीक लग रहे हैं हमें, जो 4 नंबर है वो गलत लग रहा है। तो देखिए ऐसा कोई ऑप्शन है क्या जिसमें ए बी सी तीनों? तो देखिए फर्स्ट नंबर ये जो हमारा है उसमें ये तीनों है। बाकी देखो ए में जो 2 नंबर है उसमें ए और सी दे रखा है, 3 नंबर में ए सी डी दे रखा है। डी तो गलत ही है तो ये तो वैसे ही कट गया। इसमें केवल सी दे रखा है तो ये वैसे ही कट गया। तो जो फर्स्ट है उसमें हमारे तीनों ऑप्शन ठीक है, ये वाला ठीक हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में? नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सिखाने में प्रभावशाली तरीके से जोड़ा जा सकता है। यानी बच्चे को हम पर्यावरण अध्ययन करवा रहे हैं, यानी ईवीएस पढ़ा रहे हैं, उसको उस मतलब जो उसके सामने हमने कोई कार्य दिया है उसमें सक्रिय रूप से उसको भाग ले बच्चा। इसके लिए हम क्या क्या करें, इसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, वो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है। तो कुछ तो बिंदु दिए गए हैं जिसमें से वृत्तांत है, कहानियां है। कहानियां पढ़ा के हम बच्चे को पढ़ा सकते हैं अच्छे से, कोई कहानी सुना के, ताकि बच्चा उसमें जिज्ञासा ले। ठीक है, तो वृत्तांत, कहानियां, शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं की प्रभावशाली व्याख्या, ये भी जरूरी है। ठीक है, शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं का प्रभावशाली प्रदर्शन और व्याख्या। ठीक है, तो इसमें हमसे पूछा गया कि क्या करवाएं जिससे बच्चा उसमें सक्रिय रूप से या प्रभावशाली तरीके से जुड़ सके। तो इसमें देखिए पहले बात तो ठीक है, यानी कोई घटना या अवधारणा है उसको साक्षात मतलब बच्चे के सामने ऐसे स्पष्ट करे। ठीक है, कहानियों के माध्यम से, बच्चे को कहानियों के माध्यम, क्योंकि बच्चे को कहानियां सुनना पसंद है, अगर कोई कहानी किस्सा हम उसको पढ़ाएंगे तो वो ज्यादा जिज्ञासा लेगा, यानी उससे अच्छे से जुड़ पाएगा। तो ये दोनों बातें ठीक लग रही है इसमें। आगे क्या है, शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं की प्रभावशाली व्याख्या, यानी एक शिक्षक का कोई कंसेप्ट आया उसकी व्याख्या कर दे और बच्चे को पढ़ा दे, तो ये बच्चे क्या इसमें सक्रिय रूप से भाग ले पाएगा? नहीं, ये तो शिक्षक ही इसमें इन्वॉल्व हो गया, बच्चे की तो कोई भागीदारी है ही नहीं। तो ये वाली बात तो इसमें गलत है। शिक्षक का जरूरी है पर बच्चे को सक्रिय करके, ऐसा नहीं है शिक्षक का ही सबसे इम्पोर्टेंट रोल हो, बच्चे को तो बस सुनना सुनना है, नहीं, इससे बच्चा उस चीज से नहीं जुड़ पाएगा। 4 नंबर क्या, शिक्षक की तरह अवधारणाओं का प्रभावशाली प्रदर्शन, यानी इसमें भी सक्रिय रूप से कौन भाग ले रहा है? शिक्षक ही ले रहा है, न कि बच्चा। तो ये सी और डी दोनों गलत है, ए और बी दोनों सही है। ऐसा किसमें है? 2 नंबर में ए और बी है, तो ये वाला ठीक रहेगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में? नेक्स्ट है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा बच्चों को जानवरों का अवलोकन और उनका चित्र बनाने को प्रेरित करने का उद्देश्य क्या है? यानी एक पर्यावरण अध्ययन का कोई शिक्षक है, वो बच्चों से कहता है कि इस जानवर के बारे में, यानी बोल देता है कि जैसे कुत्ता, बिल्ली, कोई अवलोकन देखने के लिए बोलता है और बोलता है कि इसका चित्र बनाओ, यानी उसके सामने उस जानवर को चित्र बनाने के बोलता है, देखकर उसको अच्छे से कि इसके 4 पैर है, एक पूंछ है, मतलब ऐसे हर चीज को देख के फिर उसका चित्र बनाने के लिए बोल रहा है वो। तो क्या बोल रहा है शिक्षक, बच्चे को सक्रिय रूप से भागीदार बना रहा है इसमें। ऐसा तो नहीं है उसने बोर्ड पे बना दिया चित्र और बच्चों को बोलता है कि अब आप बना लो, नहीं, वो बच्चे को बोल रहा है खुद देखो और फिर चित्र बनाओ। तो एक अच्छी बात है ये, वो खुद उसको प्रेरित कर रहा है, जिज्ञासा बढ़ेगी इससे बच्चे की। तो इसमें क्या पूछा है, इसके 3 हमें जो बिंदु है वो दिए गए हैं, उनमें से पूछा है कि कौन से सही बात है इसमें ऐसा करने पर बच्चे में सृजनात्मकता का विकास होगा। ये बात तो सही है, चित्र बनाएगा तो क्रिएटिविटी तो उसमें आएगी। ठीक है, बच्चे से गलत होगा, वो मिटोएगा, दोबारा बनाएगा, यानी वो उसमें भागीदार तो बन रहा है ना, खुद से कर रहा है वो। बच्चे में अवलोकन और रचना कौशल का भी विकास होगा, ये बात भी सही है इसमें, है या नहीं सही बात? ये भी सही है। और 3 नंबर क्या है, बच्चे में सौंदर्यगत संवेदना का भी विकास होगा, यानी बच्चे को उसको देखेगा, उसको लगेगा देख कितना अच्छा है, मैं भी ऐसा बनाऊं, दूसरे एक दूसरे का देखेंगे, इसने कितना सुंदर बनाया है, मेरा थोड़ा गलत हो गया, आगे बार मैं और अच्छा बनाऊंगा। उसमें ये सौंदर्यगत भावना तो उत्पन्न हो रही है ना। तो ये तीनों ही ऑप्शन इसमें ठीक लग रहे हैं, ए बी और सी, जो तीनों बिंदु दिए हैं वो तीनों ही सही है। तो ऐसा ऑप्शन देखिए कौन सा हमारा 4 नंबर ऑप्शन है, वो ए बी सी और तीनों है उसमें, तो ये ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में? नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन में शिल्प कला और चित्रकला को समूह में करके सीखने पर बल दिया जाता है क्योंकि, यानी एक पर्यावरण अध्ययन की जो कक्षा है उसमें शिल्प कला यानी बच्चे को बोला जा रहा है कि आप इस चीज से ये बना के लाइए। चित्रकला, चित्रकारी करने के लिए बोलते हैं, कोई चित्र बनाकर लाओ, यानी उनको कोई कार्य दिए जाते हैं जैसे शिल्प कला से, चित्रकला से। तो ऐसा क्यों किया जा रहा है?
वो हमसे पूछा गया। इसके कुछ बिंदु दिए गए हैं कि ऐसा करने से क्या होगा। तो पहला बिंदु क्या दिया है, कक्षा की अनुशासनहीनता को रोकने के लिए समूह में सीखना शिक्षकों के लिए एक आसान और पर बहुत प्रभावशाली युक्ति है। यानी उस कक्षा में अनुशासन नहीं है, उसको अनुशासन में लाने के लिए शिक्षक ऐसा कर रहा है। क्या ये बात सही है? नहीं। इससे बच्चे में हम क्या करना चाहते हैं? इससे बच्चे में हम क्रिएटिविटी यानी खुद उसका जो उस क्षेत्र के विकास है उसको करना चाहते हैं हम। यानी बच्चा उसमें जिज्ञासा ले, रुचि बढ़े उसकी। उसकी आंतरिक अभिप्रेरणा को बढ़ाने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं, न कि क्लास की अनुशासनहीनता को रोकने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो ये वाली बात तो गलत है इसमें। ठीक है? तो बी नंबर तो गलत हो गया। नहीं, ए नंबर गलत हो गया, बी नंबर क्या है? समूह में सीखना सहपाठी द्वारा सीखने का प्रोत्साहित करता है। ये बात तो ठीक है कि बच्चा एक ग्रुप में सीखेगा, तो देखेगा कि मेरा सहपाठी क्या बना रहा है, मैं उससे अच्छा बनाऊँ। तो उसको विप्रेरित कर रहे हैं, प्रोत्साहित ही तो कर रहे हैं। ये वाली बात ठीक है इसमें। 3 नंबर क्या है? समूह में सीखना कक्षा में सामाजिक अंतःक्रिया को बेहतर करता है। ये वाली बात भी ठीक है। यानी एक-दूसरे के साथ क्रिया करेंगे, जो उसके ग्रुप है, उसके जो सदस्य हैं, वो एक-दूसरे के साथ कि कैसे हमें एक-दूसरे का सहयोग करना चाहिए, किसी को कहीं प्रॉब्लम है तो उसको सोल्व कैसे करें, वो सब इसमें सीखेंगे बच्चे। ये दोनों बातें तो ठीक लग रही है। 4 नंबर क्या है? समूह में सीखना पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने का यानी समूह में सीखना पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम को पूरा करना तो ठीक है, पर समय पे पर पूरा करना ये ठीक नहीं है, तो ये वाला भी गलत हो गया। तो इसमें क्या सही है? बी और सी ठीक है, तो बी और सी कहाँ पे है? 3 नंबर ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा इसमें, ये बी और सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली संसाधन है? यानी हम एक पर्यावरण अध्ययन कैसे बच्चे को सिखा सकते हैं, उसका जो संसाधन है उनमें सबसे प्रभावशाली क्या है वो हमसे पूछा गया है। तो क्या-क्या दिए गए हैं? परिवार के सदस्य, समुदाय के सदस्य, समाचार पत्र, कक्षा। क्या है इसमें सबसे प्रभावशाली तरीका? बच्चे कैसा पर्यावरण अध्ययन है? परिवार में रहेगा, तो देखेगा अपने आसपास के एनवायरनमेंट को, सीखे भीगा। उसके जो परिवार के सदस्य हैं, उसके समुदाय यानी जो उसके समाज के सदस्य हैं, वो पर्यावरण के साथ कैसे रहते हैं, मतलब कैसे क्रियाएँ करते हैं, क्या-क्या है उनके लिए लाभदायक है, क्या हानिकारक है, वो सब वो अपने आस-पास से ही तो सीख रहा है। समाचार पत्र में पढ़कर देखेगा कि ये वाली चीज़ हमारे लिए अच्छी है, ये वाली चीज़ हमारे लिए हानिकारक है, तो पढ़ेगा तभी सीखेगा। तो ये वाली बात 3 तो ठीक लग रहे हैं। कक्षा, कक्षा में भी तो ठीक है, पर ऐसा देखिए 4 ऑप्शन किसमें ठीक है, चारों है नहीं। इसलिए क्या हो जाएगा, जो 3 नंबर है ए, बी, सी वाला वो ठीक हो जाएगा, डी होता तो भी ठीक है। पर इनमें केवल डी अकेले-अकेले दे रखे हैं, सब साथ में लेके नहीं दे रखे, तो 3 जो नंबर ऑप्शन है ए, बी, सी वाला वो ठीक है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सीखने के कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है? यानी सीखने के सिद्धांत होते हैं हमारे की, जैसे बच्चा उदाहरणों से सीख रहा है, या कोई बच्चों उसके सामने है साक्षात है, यानी मूर्त से अमूर्त की ओर सीख रहा है, या नियम से उदाहरणों की तरफ जा रहा है, या अवलोकन करके सीख रहा है। यानी कुछ जो सिद्धांत है बच सीखने के, उनमें से पर्यावरण अध्ययन बच्चा कैसे सीखता है, ये वाली बात इसमें पूछी गई है हमसे। इसमें क्या है, निम्नलिखित कौन पर्यावरण अध्ययन बच्चा उसको कुछ तो बातें ज्ञात होती है, यानी कुछ उसको जानकारी है, उससे वो आगे बढ़ना चाहता है। ऐसा नहीं है कि कोई उसके सामने कोई साक्षात प्रमाण है ही नहीं फिर वो आगे बढ़ रहा है, नहीं, ऐसा नहीं है। यानी वैश्विक से स्थानीय, ये वाली बात गलत है। अमूर्त से मूर्त की ओर नहीं, मूर्त से अमूर्त की ओर जा रहा है, मूर्त से अमूर्त की ओर जा रहा है। ऐसे होता तो ठीक होता, पर अमूर्त से अमूर्त की ओर नहीं जाता। अज्ञात से ज्ञात की तरफ न जाकर ज्ञात से अज्ञात की तरफ जाता है, ये वाली बात ठीक है। यानी थोड़ी उसको जानकारी होती है, वो थोड़ा और आगे बढ़ना चाहता है पर्यावरण अध्ययन में। तो 4 नंबर इसका ठीक होगा 82 का। 83 क्या है इसमें हमारे पास में? 83 नंबर क्वेश्चन में हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है? तो मैंने क्या कहा है, नहीं और हाँ वाले क्वेश्चन है वो थोड़ा ध्यान से पढ़िए। इसमें क्या पूछा? साधन नहीं है। अगर साधन होता
तो ठीक है, कई बार हम जल्दबाजी में नहीं न देखकर सीधा साधन पढ़ के सिर्फ क्वेश्चन को सोल्व कर देते हैं और वो हमारा गलत हो जाता है। तो इसमें क्या पूछा है? साधन नहीं है। तो पोर्टफोलियो यानी बच्चे का पोर्टफोलियो रखना या पर्यावरण का जो भी है वो ठीक बात है। क्रम निर्धारण मापनी यानी क्रम में रखना वो बात भी ठीक है। पर्यावरण अध्ययन के इसमें रचनात्मक आंकलन करने के लिए बच्चे का वर्ण अभिलेख यानी उसका जो अभिलेख बना रहे हैं हम उसके क्रमांक के अनुसार या उसके अंकों के वो सब भी ठीक है। वार्षिक उपलब्धि परीक्षण वार्षिक न करके हम निरंतर करेंगे तो ठीक रहेगा। ये वाली बात गलत हो जाएगी, ये एक साधन नहीं है। तो ये वाला इसका राइट हो जाएगा 4 नंबर, बाकी सब इसके साधन है, ये एक नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? निम्नलिखित में से किसको पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन में दूर करना चाहिए? यानी पर्यावरण अध्ययन कराते समय हम बच्चों का आकलन करते हैं, उसमें हमें क्या दूर करेंगे? हम बच्चों का आकलन करेंगे तो बच्चों के उत्तरों को सही या गलत में आंकना, यानी आकलन क्यों कर रहे हैं? बच्चों के उत्तर को सही या गलत करने के लिए नहीं, उसकी कहाँ कमी है उसको सुधारने के लिए उसका आकलन करते हैं हम। तभी तो हम उसमें सुधार कर पाएंगे कि बच्चे की ये कमी क्यों है, अगर है तो उसको दूर कैसे करें हम, वो सब हम आकलन में करते हैं। तो सही या गलत सिर्फ आंकना ये कोई सही बात है? नहीं, ये नहीं होगा। कक्षा 5 के ईवीएस पाठ्य पुस्तक में प्रत्येक पाठ के अंत में दिए गए आज हमने क्या सीखा पर चर्चा करना। आकलन के संकेतों का उपयोग करना बच्चों को सीखने में गुणात्मक आकलन। इसमें क्या होगा? तो आकलन में क्या मतलब जो सुधार करना चाहिए बच्चों का आकलन करते समय, तो हमें ये ही बात सुधारनी चाहिए कि सिर्फ सही गलत को नया ध्यान में रखकर हम ये देखना चाहिए कि बच्चे ने ऐसा उत्तर क्यों दिया, उसको क्या समझ में नहीं आया। तो ये वाली बात ही हमें सुधारनी चाहिए आकलन करते समय, सिर्फ सही गलत ना देख के बच्चे के उस उत्तर देने के पीछे कारण को देखना चाहिए हमें। बाकी सब ठीक है। 85 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारे पास में? एक कक्षा 5 की शिक्षक एक क्रियाकलाप का संचालन करती है जिसमें वह कक्षा के बच्चों से फर्श पर चीनी के कुछ दाने डालने को कहती है और उनको चींटियों के आने का इंतजार करने को कहती है। ठीक है, यानी पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय एक शिक्षिका ऐसा क्रियाकलाप बोलती है कि फर्श पे चीनी के दाने डाल दो और इंतजार करो कि चिड़िया कब आगे इनको लेके जाती है। बच्चों की इस क्रियाकलाप से अर्थपूर्ण सीखने को मिल सकता है यदि शिक्षक क्या करे? बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन करने को प्रेरित करे, बच्चों को अपने अनुभव साझा करने के लिए प्रेरित करे, बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन भी करना चाहिए और उससे जो वो सीख रहे हैं उसको एक दूसरे के साथ बांटना भी चाहिए और उस पे चर्चा भी करनी चाहिए। ये वाली बात इस पे सही रहेगी। 3 नंबर है इसका, ठीक हो जाएगा। आगे के 86 क्वेश्चन क्या है? नीचे दी गई सूची पर विचार कीजिए। इसमें क्या दिया हमें? कछुआ, घड़ियाल, कौवा, बतख, मछली। इस सूची में निम्न में से कौन सा दूसरे से भिन्न है? यानी ये हमें एक ये कुछ हमें दिए गए हैं जैसे कछुआ, घड़ियाल, कौवा, बतख, इनमें से पूछा गया अलग कौन सा है? तो देखिए कछुआ पानी में रहता है, घड़ियाल भी पानी में रहता है, बतख और मछली ये भी पानी में, पर कौवा उड़ता है। ठीक है, तो ये वाला अलग हो गया इसमें, तो 2 नंबर ठीक हो जाएगा 86 का। 87 क्या है? यानी इनको हमें मिलाना है। हांगकांग, हांगकांग में क्या होगा? 5 नंबर पकाया हुआ सांप खाया जाता है यहाँ पे। केरल में क्या किया जाता है? 3rd नंबर नारियल के तेल में बनी समुद्र की मछली खाई जाती है। कश्मीर में क्या किया जाता है? कश्मीर में किया जाता है सरसों के तेल में बनी मछली। ठीक है, तो जो हमारा इसमें जो 2 नंबर है हमारा यानी ए का 5, ए हांगकांग में क्या किया जाता है? पकाया हुआ सांप खाया जाता है। बी केरल में क्या किया जाता है? केरल में नारियल के तेल में बनी समुद्री मछली को खाया जाता है। और कश्मीर में क्या खाया जाता है? सरसों के तेल में बनी मछली खाई जाती है क्योंकि कश्मीर में ठंड होती है। ठीक है, इसीलिए सरसों का तेल वहां पे ज्यादा यूज किया जाता है। और गोवा में क्या किया जाता है? नारियल के तेल में बनी हुई मछली खाई जाती है। तो जो 2 नंबर है इसका राइट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास में? नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे कर जाती है? वो हमसे पूछा गया। तो ऐसा कौन सा होता है पक्षी? मैना होती है ऐसी। कौन सा होता है? मैना होती है। 89 क्वेश्चन क्या हमारे पास में?
घरों के नीचे दिए गए विवरणों पर विचार करना है, यानी हमें घरों के कुछ टाइप दिए गए हैं, उन पे देखना है कि कौन सा घर कहाँ पे कैसे बनाया जाता है। तो राजस्थान के गांव के लोग मिट्टी के घरों, यानी राजस्थान मरुस्थल है एक प्रकार से, तो वहाँ मिट्टी के ही बनेंगे। ठीक है। छतें कंटीली झाड़ियां, क्योंकि कंटीली झाड़ियां होती है राजस्थान में, तो ये वाली बात तो ठीक लग रही है इसमें। तो ये ठीक है, यानी ए तो राइट है हमारा। 2 नंबर क्या है, मनाली हिमाचल प्रदेश में घर बांसों के खंभों पर बनाए जाते हैं। क्या ऐसा होता है? होता है नहीं होता है ऐसा? ऐसा नहीं होता, मनाली में घर बांस के खंभों पर नहीं बनाए जाते। 3 नंबर में क्या है, लेह में पत्थर के 2 मंजिला घर बनाए जाते हैं, नीचे की मंजिल पर जरूरत का सामान और जानवरों को रखा जाता है। ठीक है, तो ये वाली बात भी ठीक है। तो इसमें क्या आएगा हमारा 3rd नंबर, यानी ए और सी आएगा, बी नहीं आएगा इसमें। 90 नंबर क्वेश्चन, यानी लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, हाथियों के विषय में हमें कुछ कथन दिए गए हैं। ठीक है, उन पे हमें विचार करना है। तो पहला कथन क्या दिया, हाथी बहुत कम आराम करते हैं, यह दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। क्या करते हैं, दिन में केवल 2-4 घंटे ही ये सोते हैं। ये वाली बात तो ठीक है, हाथी कम आराम करते हैं, ये वाली बात ठीक है, ये वाला कथन तो ठीक हो गया। नेक्स्ट कथन क्या है, एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 केजी से अधिक पत्तियां और झाड़ियां खा लेता है। तो ये बात क्या ठीक लग रही है, कितना खा लेता है, नहीं ये वाली बात थोड़ी गलत लग रही है। ये एक बार छोड़ देते हैं। 3 नंबर में क्या, इन्हें पानी और कीचड़ में खेलना पसंद है। ये वाली बात तो ठीक है, क्योंकि उनकी जो चमड़ी है उसमें ठंडक बनी रहेगी ऐसा करने से, ये वाली बात ठीक है। किसी हाथी के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथनी ही सबसे अहम फैसले लेती है, यानी वो सरदार होती है, जो बड़ी सबसे बड़ी हथिनी। ये वाली बात भी याद रखनी है, हथिनी होती है ना कि हाथी होता है। तो ए भी ठीक है इसमें, सी भी ठीक है और डी भी ठीक है। तो ऐसा देखिए कोई ऑप्शन है क्या जिसमें ए भी हो और सी भी हो। ये तो बी की वजह से गलत हो गया, इसमें भी बी है, तो ये देखिए हमारा 3 नंबर ठीक है इसमें। तो आज की वीडियो में हमने किए ईवीएस के 15 क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। उस चैनल पे मैंने आपको सीडीपी भी करवा दी है, 6 क्लास की एनसीईआरटी भी करवा चुके हैं और 7th क्लास की हमारी एनसीईआरटी चल रही है। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।